नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 49 यानी कार्यपत्रक संख्या 49 को। यह आपकी 22 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम हिस्ट्री इतिहास के सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को पढ़ना जारी रखेंगे। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट रहेगा। इससे पहले 2 पार्ट हम कर चुके हैं और उन दोनों पार्ट में हमने समझा है अब तक कि रूस में या यूरोप की बात की जाए तो उस वक्त कौन कौन सी प्रमुख विचारधाराएं थी। उस वक्त समाज में 3 प्रमुख विचारधाराएं थी। पहले थे रूढ़िवादी लोग जो लकीर के फकीर थे, जो बदलना नहीं चाहते थे, जो राजतंत्र में विश्वास रखते थे। दूसरे थे रेडिकल्स जो चाहते थे जो कुछ हो अभी का भी हो, इसके लिए चाहे क्रांति करनी पड़े। ओके। और वो लोकतंत्रवादी भी उनको कह सकते हैं क्योंकि वो विश्वास रखते थे कि सभी लोगों को एक समान वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए और वो राजतंत्र के खिलाफ थे। ठीक, यानी बदलाव के तो पक्षधर थे ही वो। उसके बाद आते हैं उदारवादी यानी कि लिबरल्स। जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, वो भी समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि ग्रेजुअल हो, धीरे धीरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम से क्रांति हो जाए। ये लोग हालांकि थोड़े से अलग थे रेडिकल्स थे। एक तो ये कि धीमी गति से बदलाव चाहते थे, दूसरा ये कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले। तो ये 3 प्रमुख विचारधाराएं थी। उसके बाद एक नई विचारधारा आती है, वो थी समाजवाद। समाजवाद क्या है? एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचारधारा, ये सिद्धांत है। ये जो सिद्धांत है ये कहता है कि समाज में अगर हमें अमीर और गरीब के बीच में जो भेद है, जो गैप है, उसका अंत करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी उत्पादन के साधनों के ऊपर सरकार का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो ज़मीन हो, खेती हो गए, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, ये सब कुछ सरकार के अंडर में होनी चाहिए। लोग काम करेंगे और जितना काम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उनको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए कोई जगह नहीं होती, यानी कि लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती। ये नहीं हो सकता कि उसके पास 4 कोठियाँ होंगी। जितनी जगह चाहिए रहने के लिए उतनी जगह सरकार देगी। तो ये एक नई विचारधारा थी जिसका काफ़ी तेज़ी से यूरोप में आती है, यूरोप के बाद पूरे रूस में फैल जाती है। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे रूसी क्रांति और रूसी क्रांति से पहले का समाज कैसा था, क्या विशेषताएं थी, यानी कि हम क्रांति से पहले के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये रूसी क्रांति क्या थी, कब हुई। जैसे हम पहले जो हमारा चैप्टर था उसमें पढ़ चुके फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रांस की क्रांति के बारे में। यहाँ पे हम रूसी क्रांति की बात करेंगे। तो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रूस यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। अगर यूरोपीय देशों की बात करें तो वहाँ पे औद्योगिक क्रांति बहुत पहले हो चुकी थी। रूस में उद्योग थे वो काफ़ी बाद में पहुँचे थे, इसलिए ये औद्योगिक दृष्टि से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो ये रूस जो था बाकी यूरोप के देशों से थोड़ा पिछड़े हुए था। इन स्थितियों ने समाजवादियों को 1917 में रूस से राजशाही को उखाड़ फेंकने में मदद की। इससे क्या हुआ? हालात अच्छे नहीं थे रूस के, निर्धनता बहुत अधिक थी, बेरोजगारी बहुत अधिक थी। ऊपर से पहले प्रथम विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की हार हो जाती है, हालात और ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, अनाज की कमी हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। और ये सब जब हो रहा था तो इसके लिए लोगों ने जिम्मेवार ठहराया किसको? वहाँ के जार को। जार मतलब वहाँ के सम्राट को। और मौका देख करके जो समाजवादी लोग थे उन्होंने 1917 में जार को गद्दी से उखाड़ फेंका। तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। यानी कि 1917 में 2 बार 2 प्रमुख घटनाएं होती है। एक तो फरवरी में होती है जब जो जार हैं उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है, और उसके बाद अक्टूबर में फिर से उठापटक होती है। तो इन घटनाओं को ही संयुक्त रूप से रूसी क्रांति कहा जाता है। पहली को फरवरी क्रांति और दूसरी को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। अब क्रांति से पहले वहाँ पर कैसा माहौल था, कितना गर्म माहौल था, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो अगर फरवरी या फिर रूसी क्रांति की बात करें तो उससे पहले मॉस्को क्या है? रूस की कैपिटल है, राजधानी। अभी मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से, ये सभी भी रूस में ही शामिल थे पहले। ओके, यानी कि मॉस्को के आसपास का इलाका तो अभी भी है। इसके अलावा ये सभी जो अभी आज़ाद स्वतंत्र देश है ये भी रूसी साम्राज्य के अधीन आते थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। ओके, और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये भी इसी साम्राज्य में आते थे। यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। अंध महासागर से लेकर के अटलांटिक ओशन से लेकर के पैसिफिक ओशन, यानी कि अंध महासागर से लेकर के
प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और मध्य एशिया का भी काफ़ी सारा भाग था वो इसी साम्राज्य के अधीन आता था। तो यहाँ पर ये तो हमने समझा कि कितना बड़ा था रूसी साम्राज्य। अब जो ये रूसी साम्राज्य था इसमें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उसको मानने वाले बहुमत में थे। यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन से थे? ईसाई धर्म के अनुयायी थे और ईसाई धर्म में वो रूसी ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी उसको मानने वाले बहुमत में थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले लोगों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम, बौद्ध ये लोग भी शामिल थे। यानी कि अलग अलग देशों में अलग अलग धर्म या फिर अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग थे। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासन था। ओके, क्या था वो? निरंकुश शासक था। निरंकुश क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, यानी उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, अपनी मर्जी चलाता था। हालांकि इतना भी चतुर चालाक नहीं था कि अपनी मर्जी चला पाए, बड़ा रायता फैला हुआ था यहाँ पर। जो जार थे निकोलस द्वितीय वास्तव में वो कुछ नहीं करते थे, निकम्मे अयोग्य शासक थे। उनकी बात को उनके जो जितने भी डिसीजन थे वो लेती थी उनकी पत्नी। उनकी जो पत्नी थी वो मानती थी किसकी? एक ढोंगी बाबा थे जर्मनी के, उनकी बात को, रासपुतिन थे, उनकी बात को माना जाता था। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन डिसीजन ले रहा, और जो ढोंगी बाबा अगर डिसीजन लेंगे तो समझ लीजिए कि इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चलेगा। तो उस वक्त रूसी क्रांति के समय जो रूस के सम्राट थे वो थे जार निकोलस द्वितीय, जो कि एक निरंकुश शासक थे। मध्यम वर्गीय उदारवादियों को किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उस वक्त जो लोग थे, चाहे वो मध्यम वर्गीय लोग थे या जितने भी लोग थे, कुलीन वर्ग को छोड़ करके बाकी सभी को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे। रूस में राजनीतिक दल भी अवैध थे। हालांकि ये भी काफ़ी देरी हो चुकी थी, क्योंकि यूरोप के ज़्यादातर देशों में पॉलिटिकल पार्टीज बननी शुरू हो चुकी थी, यूनियन बननी शुरू हो चुकी थी। रूस में ऐसा कुछ नहीं था, अभी भी वो पुराने ढर्रे के साथ उसी तरीके से शासन को चलाया जाता था। तो ये था कुछ माहौल, हमने देखा कि किस प्रकार का माहौल था रूसी क्रांति से पहले। अब हम बात करेंगे कि वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी थी रूस में। सामाजिक तौर पर कौन कौन से समूह थे, आर्थिक तौर पर उनके हालात कैसे थे। तो रूस में सबसे बड़ा जो भाग था 85%, 85% जो लोग थे वो किसान थे, खेती बाड़ी किया करते थे। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीनें थी, बाकी जो ज़मीनें थी वो किसके पास थी? सामंतों के पास थी, राजशाही के पास थी, ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी उसके पास थी। और जो किसान थे वो बंटाईदार के तौर पर काम करते थे, यानी कि वो वहाँ पर खेती करते थे, कुछ हिस्सा उन्हें मिलता था, बाकी हिस्सा उन्हें एज ए टैक्स, एज ए लगान, कर, रेवेन्यू के तौर पर देना होता था। तो यहाँ पर पहली चीज़ हमने क्या समझी कि रूस में 85% लोग कौन से थे? किसान थे। क्या करते थे? खेती करते थे। लेकिन ज़्यादातर किसानों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो या तो राजशाही की या सामंतों की या ऑर्थोडॉक्स चर्च की ज़मीन के ऊपर खेती किया करते थे। साधारणतः किसानों और जमींदारों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। किसान लगान ना चुका पाने और भूमि के स्वामित्व के लिए विद्रोह भी कर चुके थे। सामान्यतः वहाँ पर जो जमींदार थे, जिनकी ज़मीनें थी, और जो किसान थे उनके बीच में संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसका बड़ा कारण था कि कर बहुत ज़्यादा थे, लगान बहुत ज़्यादा थे। इससे किसान हमेशा परेशान रहते थे, क्योंकि उनके खाने के लिए भी नहीं बच पाता था, उनके हालात काफ़ी दयनीय थे। इसलिए कई बार क्रांति, विद्रोह भी हो चुके थे। अत्यधिक कठिन भौगोलिक स्थिति के कारण वर्ष में केवल एक ही फसल की उपज हो पाती थी। रूस की अगर बात करें तो ये ऊपरी भाग आ गया, वहाँ पर शीत ऋतु के दौरान टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है ज़्यादातर भाग में। इसके कारण वहाँ पर वर्ष में केवल एक ही फसल ली जा सकती है ज़्यादातर भाग में। ओके, तो किसान थे वो एक ही फसल पैदा कर पा रहे थे और उसमें उनका गुजारा होना मुश्किल था। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे उस वक्त। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को ये यूरोपियन साइड में आ जाते हैं, क्लियर। जैसे कि यहाँ पे अगर यूरोप है, ये पूरा रशिया का अगर विस्तार देखा जाए तो यहाँ पर इस इलाके में यहाँ पर मॉस्को और यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग है, क्लियर। तो ये प्रमुख औद्योगिक नगर थे उस वक्त और यहाँ लौह इस्पात का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था। तो यहाँ पहला तो हमने देखा कौन से थे? किसान थे। उनके हालात कैसे थे? खराब थे। क्यों? क्योंकि ज़मीनें खुद की नहीं थी, टैक्स ज़्यादा देना होता था। अब हम बात करेंगे वहाँ पर श्रमिकों की। तो वहाँ दो शहर थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, जो प्रमुख औद्योगिक सेंटर थे। बड़े बड़े उद्योग, इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई थी और मुख्य तौर पर यहाँ का जो उद्योग था वो था लोहा एवं इस्पात। इस्पात मतलब स्टील उद्योग था। मजदूरों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा दयनीय थी। मजदूर काम करते थे कारखानों में, उनके हालात भी किसानों से ज़्यादा अच्छे नहीं थे।
लंबे समय तक उन्हें काम करना पड़ता था, काम करने के घंटे फिक्स नहीं थे, 12, 13, 14, 15 घंटे उनको काम करना होता था और उनके वेतन कम होते थे, ना उनको किसी प्रकार की सुविधा दी जाती थी। अधिकांश मजदूर अपने गांव से जुड़े थे, जो फसलों की कटाई के समय आने पर अपने गांव को भी लौट जाते थे। ठीक, यानी कि मजदूर वर्ग था और किसान वर्ग था। 85% तो किसान हो गए, उनमें से ज़्यादातर किसानों के हालात बहुत ख़राब थे। फिर रह गए 5 to 7% के आसपास मजदूर, तो उनके हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे। यानी यूँ कह सकते हैं कि रूस जो पूरा देश था वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, कुलीन वर्ग को छोड़ दिया जाए तो। यहाँ के किसान समय समय पर पारंपरिक रूप से सारी ज़मीनों को अपने कम्यून को सौंप देते थे। इसके साथ साथ वहाँ पे एक और सिस्टम भी था कि यहाँ के जो किसान थे अपनी ज़मीनों को कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून जिसको मीर भी कहा जा सकता है, और सामूहिक खेती किया जा करते थे। यानी कि मान लीजिए कि एक किसान के पास ज़मीन यहाँ पर है, एक के पास यहाँ पर ज़मीन है, एक के पास यहाँ पर ज़मीन है, तो सारी एक कम्यून में आ जाती थी और फिर मिल करके वो खेती करते थे, मिल करके सारा काम किया करते थे। जिसकी जितनी ज़मीन थी उसी के अकॉर्डिंग, या जितनी मेहनत की उसी के अकॉर्डिंग उसको हिस्सा मिल जाता था। तो इस तरीके से सामूहिक खेती वहाँ पर की जाती थी। इसी सामूहिकरण की भावना के चलते समाजवादी क्रांति का एक प्रेरक यहाँ पर आधार भी बन जाता है। यानी कि यहाँ के लोग पहले ही आपस में जुड़े हुए थे, तो समाजवादी जो विचारधारा थी और आगे चल के जो क्रांति होती है उसका आधार यहाँ पर बन जाता है। उदारवादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को खत्म करना चाहते थे। उस वक्त जो लोग थे, क्योंकि मजदूर भी तंग आ चुके थे, किसान थे उनके हालात भी अच्छे नहीं थे, और जो नवीन मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा आ रहा था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, वो भी इस शासन व्यवस्था से खुश नहीं था। तो जितने भी उदारवादी थे, रेडिकल्स थे, वो सभी इस निरंकुश शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते थे और इसकी जगह पर वो एक समाजवादी और संसदीय शासन चाहते थे। वो चाहते थे कि समाजवादी सरकार होनी चाहिए जिसमें अमीर गरीब के बीच में कोई अंतर ना हो, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लोग अपनी सरकार को चुने। तो ऐसा कुछ वो चाहते थे, यानी कि ये पूरा माहौल बन चुका था क्रांति के लिए। इसमें कई सारे और भी फैक्टर थे। बेरोजगारी बहुत थी, निर्धनता बहुत थी, महंगाई बहुत थी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार हो जाती है। तो इन सब कारणों के कारण आगे चल के रूस की क्रांति होती है। अब हम बात करेंगे रूस में समाजवाद की क्या हालात थे। ये समाजवाद विचारधारा की तो हमने पहले ही बात कर ली, तो उसके हालात कैसे थे, कितना मजबूत हो चुका था समाजवाद। तो 1898 में रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया गया था। यानी कि जो श्रमिक थे वो समाजवाद की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे और 1898 में रूस में पहली पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया जाता है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी। ये मजदूरों की पार्टी थी। उसके 2 वर्ष बाद 1900 में किसानों ने भी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया, यानी कि वो भी राजनीति में आ गए थे और ये किसान जो थे वो भी समाजवाद की विचारधारा से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। 1930 में रूसी लोकतांत्रिक जो पार्टी थी वो 2 हिस्सों में बंट जाती, जो मजदूरों की पार्टी थी। एक मेनशेविक और दूसरा होता है बोल्शेविक। मेनशेविक होते हैं जो अल्पमत में थे, जिनकी संख्या कम थी। बोल्शेविक जो बहुमत में थे, जिनकी संख्या ज़्यादा थी। विभाजित क्यों हुई, इसका मुख्य कारण था कि जो बोल्शेविक थे वो क्रांति करना चाहते थे, मेनशेविक थे वो ये तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मेनशेविक चाहते थे कि हमें पूंजीपतियों के साथ मिल करके रहना चाहिए, मिल करके हमें काम करना है, क्रांति नहीं करनी है, हड़ताल नहीं करनी है। ओके, बोल्शेविक चाहते हैं कि नहीं, हमें सब कुछ बदलना है। इसी बात के ऊपर इनमें आपस में विवाद होता है, मतभेद होता है और पार्टी के 2 भाग हो जाते हैं। बोल्शेविकों का नेतृत्व लेनिन का रहा था, जिसे लगता था कि किसान किसी भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर क्रांति होगी तो वो क्रांति मजदूर ही करने वाले हैं। आगे चल के होता भी कुछ ऐसा ही है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, उसका कंटेंट। अब इसी पर बेस्ड है कुछ आसान से प्रश्न जिनको हमें हल करना है। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया, रूसी क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये हमें बताना है। तो फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही रूसी क्रांति कहा जाता है। यानी कि फरवरी 1917 में राजशाही है, यानी कि जार है, उनको गद्दी छोड़नी पड़ती है। अक्टूबर में भी इसी प्रकार की कुछ घटनाएं होती है, तो इन सब को हम बोलते हैं रूसी क्रांति। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया, दूसरा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति से पहले रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की व्याख्या करनी है हमें। तो रूस के सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक जो हालात थे वो क्रांति से पहले जनसाधारण के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में 85% रूसी कृषक थे
उच्च करों के कारण उनकी आय बहुत कम थी। रूस में श्रमिकों के हालात भी बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इसी समय के दौरान किसानों और मजदूरों में समाजवादी विचार थे वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहे थे। तो ये थी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया, चलिए उसको देखते हैं। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि रूसी लोकतांत्रिक पार्टी में विभाजन क्यों हुआ था, ये हमें बताना है। तो बोल्शेविक और मेनशेविक दो भागों में बंट गई थी रूसी लोकतांत्रिक पार्टी। बोल्शेविक केवल मजदूर वर्ग के नेतृत्व और नियंत्रित क्रांति की आवश्यकता में विश्वास करते थे, जबकि मेनशेविक ये मानते थे कि पूंजीपति जो वर्ग है उसके साथ सहयोग के साथ हमें आगे बढ़ना है। इसी विचारधारा के टकराव के कारण इस पार्टी में विभाजन हो जाता है। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया। चौथा प्रश्न है कि रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति से पहले से ही बहुत ज़्यादा गहरी थी। व्याख्या करनी है, हमें ये बताना है कि समाजवाद की विचारधारा रूसी क्रांति के साथ नहीं आई थी, बल्कि लोग पहले से ही इसको पसंद कर रहे थे। कैसे, ये हमें एक्सप्लेन करना है। रूस में समाजवादी विचार 1870 के दशक तक फैल चुके थे। 1898 में रूस में श्रमिक पार्टी का गठन किया गया। 1900 में किसानों ने समाजवादी क्रांति पार्टी का गठन किया। इसका मतलब था कि इन दोनों ही वर्गों में समाजवादी जो विचार थे वो फैल चुके थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रूसी समाज में समाजवादी विचार की जड़ें रूसी क्रांति से बहुत पहले ही गहरे रूप से जमी हुई थी। ओके, ये था हमारा चौथा और अंतिम प्रश्न। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।